हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपना प्यारा टीचर रविंद्र अग्रवाल फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने आ चुका है आपके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज का सॉल्यूशन लेकर। बुधवार को पूछे गए सभी सवालों का आज मिलने वाला है आपको वीडियो सॉल्यूशंस आंसर के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को अच्छे से समझिएगा और जानिएगा कि आखिरकार आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया बेटा। क्योंकि वो गलती हमारे एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, नीट एग्जाम्स, नीट 22 एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि वो गलती हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो सॉल्यूशंस का पहला प्रश्न बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम की सतह को 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से आलोकित करते हैं तो सोडियम का कार्यफलन हमें दिया हुआ है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा पूछी गई है। इस वाले प्रश्न में अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। आपने भी कर दी होगी। गतिज ऊर्जा जैसी पूछी गई, आपको पढ़ना था, इसमें पूछी गई है न्यूनतम गतिज ऊर्जा। और याद कीजिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी धातु की सतह पर अगर आपतित ऊर्जा कराई जाती है, प्रकाश की ऊर्जा को आपतित कराया जाता है, आपतित ऊर्जा होती है एच न्यू, और उस धातु का जो कार्यफलन होता है फाई नॉट, वो होता है एच न्यू नॉट बेटा। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बेटा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी हमेशा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी बेटा। आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन होगा। लेकिन याद कीजिए, न्यूनतम गतिज ऊर्जा मैंने आपको बोली थी कि जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है वो 0 जूल होती है बेटा। क्योंकि हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा की जो परास थी वो 0 से ज्यादा और अधिकतम गतिज ऊर्जा एच न्यू माइनस एच न्यू के मध्य होती है। ये हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा की परास 0 से लेकर के एच न्यू माइनस एच न्यू के मध्य होती है। और इस वाले प्रश्न में न्यूनतम पूछी गई थी, तो आंसर क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों कि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य। तो याद कीजिए, मैंने आपको सूत्र बताया था, E बराबर क्या होता है, Sc बाई लैम्डा होता है बेटा। Sc बाई लैम्डा यहां पर हमारे पास सूत्र होता है। और यहां पर मैंने आपको बताया था, अगर ऊर्जा पता है आपको और Hc का वैल्यू मैंने आपको याद करवाया था, याद करो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है, डिवाइड बाय लैम्डा होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे 100 है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। 100 की जगह ये 10,000 था बेटा, 100 की जगह 10,000 था। अगर एक क्वेश्चन किसी का गलत हो गया हो तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ 100 की जगह 10,000 होगा बेटा। और ये किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाता है तो तरंगदैर्घ्य आपके पास में 1.24 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, समान विभवांतर से त्वरित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा। याद करो, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र मैंने क्या क्या बताया था, याद कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र था, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला था मेरे प्यारे लालो, वो सूत्र मैंने आपको बताया था, लैम्डा बराबर h बाई पी होता है या h बराबर mv होता है मेरे प्यारे काकाओ। याद करो मेरे प्यारे लालियो, √2m होता है मेरे प्यारे बच्चों। अंकल जी, सब बच्चे देखो, गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं आवेश गुना विभवांतर लिखते हैं। आया सभी अंकल जी को समझ में। अंकल और आंटियों ध्यान से देख लो, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन होने जा रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होती है h/√2m/q इंटू v होती है। और जहां पे v क्या होता है, जहां पे v विभवांतर होता है, जहां पे v क्या होता है मेरे प्यारे लाल, विभवांतर होता है। हमें किस किस के बारे में बात की गई है, हमसे बात की गई है प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात की गई है बेटा। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं, तो न्यूट्रॉन होता है 1s2, जिसका द्रव्यमान m होगा और आवेश 2q होगा।
और याद कीजिए प्रोटॉन अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन 1h1 होगा जिसका द्रव्यमान m होगा और आवेश q होगा बेटा, आवेश q होगा। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है और विभवांतर समान बताया गया है, v समान बताया गया है। अगर v समान होगा, h नियत है, तो तरंगदैर्घ्य जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, द्रव्यमान और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो याद करो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ऊपर आ जाएगा, प्रोटॉन का आवेश ऊपर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नीचे आ जाएगा, न्यूट्रॉन पर आवेश भी नीचे आ जाएगा। तो प्रोटॉन पर आवेश m, आवेश q, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2m है और आवेश यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन का q है बेटा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2q, यहां पे 2 है ना, 2m हो जाएगा। याद करो, ये सब बातें आपको मैंने सिखा रखी है। तो 1/√2 तुम्हारा आंसर हो जाता है। अगर ये सारी चीजें अगर किसी को याद नहीं आ रही है, फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, इसका मतलब होगा उस बच्चे ने कोई ना कोई मेरी क्लास मिस कर दी है। डे 7 तक की क्लासेस अगर मिस करी होगी, डे 7 को तो परमाणु पढ़ाया था, डे 6 तक की क्लास अगर आपने मिक्स करी होगी, डे नंबर 6 की क्लास नहीं देखी होगी, डे नंबर 5 की क्लास नहीं देखी होगी, डे नंबर 4 की क्लास नहीं देखी होगी, डे नंबर 3 की क्लास नहीं देखी होगी, तो आपको इन फॉर्मूलों में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि मैंने उन क्लासों के अंदर इन फॉर्मूलों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में सिखाए हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक सीरीज के साथ साथ क्लासेस को लेना, प्रॉपर वे में क्लास को लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लास का टाइमिंग क्या होता है, अगर किसी को बच्चे को क्लास का टाइम नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की क्लास का टाइम होता है दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक हमारी फिजिक्स की डेली क्लास चलती है डाउटनर नीट यूट्यूब चैनल एंड डाउटनर ऐप पर बेटा, फिजिक्स की, जिसमें सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमें पूछा गया यहां पे कि एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से दो ऐसे बिंदुओं के मध्य त्वरित किया जाता है जहां पर विभव 20 वोल्ट से 40 वोल्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखिएगा, मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बताया था 12.27/√v एंगस्ट्रॉम बताया था। इसी प्रकार से मैंने आपको कहा था अगर प्रोटॉन है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा 0.286/√v एंगस्ट्रॉम होगा। और इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन है तो मैंने कहा था उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा 0. इसमें मैंने आपको बोला था कि 0.201/√v एंगस्ट्रॉम होगा। और यहां पे अगर अल्फा कण है तो बेटा उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा 0.101/√v एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। इस प्रकार से मैंने आपको इनके सूत्र बताए थे। यहां पे 201 या 202 के समथिंग होता है बेटा, यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी 12.27/√v। √v क्या होने वाला है, विभवांतर होने वाला है। और विभवांतर जो है यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, विभवांतर है 2 वोल्टों का अंतर बेटा। बाद में वोल्टेज क्या हो गया, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। अंतिम वोल्टेज 40 है, प्रारंभिक वोल्टेज 20 है, तो विभवांतर हम क्या देख पा रहे हैं 20 वोल्ट का विभवांतर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 12.27/√v हो जाता है। और तरंगदैर्घ्य किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य आ जाती है वो कितनी आ जाती है बेटा, इसको सॉल्व करने पे 275 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आ जाता है। तो कौन सा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहां पे आंसर हो जाता है तीसरा ऑप्शन, एकदम विकल्प सही हो जाता है। और ये सारी चीजें भी आपको क्लासेस में मैंने सिखाई थी बेटा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, डेविडसन जर्मर प्रयोग में फिलामेंट क्या उत्सर्जित करता है। यहां पे आपको थोड़ा सोचना था बेटा कि हम किसी भी धातु पे जब प्रकाश डाले जाते हैं तो हम किसी धातु पे प्रकाश क्यों डालते हैं। अगर कोई धातु यहां पर लेते हैं, अगर धातु हम यहां पर कोई लेते हैं तो इस धातु पर प्रकाश को डालने के पीछे कारण क्या है, फोटोन को डालने के पीछे कारण क्या है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, आपतित फोटोन ऊर्जा बेटा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपतित फोटोन को क्या कर रहे हैं, इस पे आपतित कर रहे हैं। तो फोटोन इस पे क्यों आपतित करा रहे हैं, फोटोन की प्रकाशिका इस पे क्यों डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाएं। इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाएं। इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाएं। इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाएं। धातु में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इस धातु पे लगातार फोटोन को आपतित कराते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर चले जाते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से डेविडसन जर्मर प्रयोग में जो फिलामेंट होता है उस पे जब बहुत सारा का
उच्च विभव पर ऊर्जा डाली जाती है। तो बेटा उस क्यों डाली जाती होगी? क्योंकि इस फिलामेंट वाले वायर से कौन निकलना शुरू हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर दें, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाए। इसलिए ही डेविडसन जर्मर प्रयोग में फिलामेंट को उच्च विभव पर रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कौन उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इससे उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ इसका कारण भी आपको बता रहा हूं बेटा। निम्न में से कौन सा विकल्प फोटोन के लिए सही है? तो याद करो, मैंने आपको बोला था कि जो प्रकाश आ रहा है फोटोन के रूप में आ रहा है, तो उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। न्यू होती है आवृत्ति, मतलब एस सी बाई लैम्डा। एस सी बाई लैम्डा यहां पर एकदम सही होगा बेटा, एस सी बाई लैम्डा एकदम यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न था एम्स 2006 में पूछा गया। इस प्रकार से आप पीवाईक्यू प्रश्नों से अंदाजा लगा सकते हो। क्लासेस में भी मैंने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत कराए हैं, वहां क्यूज में भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए हैं चैप्टर के, और क्वेश्चन बैंक में भी मैंने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन इसलिए दिया आप जिसे समझ पाओ कि हमने जो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 4 क्लासेस ली, वो 4 क्लासेस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर से पूछे गए, चाहे नीट का कोई पुराना प्रश्न हो, चाहे नेट प्रश्न अगर जब पूछे जाएंगे 2022 में, आप दोनों प्रश्न क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन चारों क्लास में सब कुछ कंटेंट आपको दे दिया है जिससे आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाए बेटा। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है अगर आपतित प्रकाश निम्नलिखित में से एक के निश्चित न्यूनतम मान का होता है। वो कौन है? दहली आवृत्ति। दहली न्यूनतम आवृत्ति के मान का होता है और अधिकतम दहली तरंगदैर्घ्य का होता है। याद करो, मैंने बताया था न्यूनतम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, और न्यूनतम आपतित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यफलन बोलते हैं। और इस कार्यफलन के लिए हमने बोला था एच न्यू नॉट और एस सी बाई लैम्डा नॉट होता है। तो याद करना, आपको मैंने ये डे 3 वाली क्लास में लिखवाया था कि जो आवृत्ति है ये न्यूनतम दहली आवृत्ति है, न्यूनतम दहली आवृत्ति है। तो आवृत्ति क्या होती है? न्यूनतम दहली आवृत्ति होती है। और जो तरंगदैर्घ्य है ये क्या होती है? अधिकतम दहली तरंगदैर्घ्य होती है। तो अगर अधिकतम पूछता तो तरंगदैर्घ्य लिखा जाता, अधिकतम पूछता तो तरंगदैर्घ्य लिखा जाता। अगर प्रश्न यहां पे न्यूनतम पूछ रहा है तो आवृत्ति लिखा जाएगा। तो अगर प्रश्न में यहां पे मैं अधिकतम कर दूं, है ना, न्यूनतम जगह अधिकतम कर दूं तो तरंगदैर्घ्य आएगा। न्यूनतम पूछा है तो क्या आएगा? आवृत्ति आएगा, दहली आवृत्ति आएगा या कार्यफलन आएगा। बट कार्यफलन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दहली आवृत्ति आ जाएगा। अगला प्रश्न था, एक लेजर द्वारा इतनी आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश पैदा किया जाता है तो उत्सर्जित शक्ति हमें दे रखी है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी? याद करो, डे 6 की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखवाया था। वो सूत्र क्या था? वो सूत्र यह था बेटा, उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या बेटा। तो उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करने का जो हमने सूत्र देखा था प्रति सेकंड बेटा, वो देखा था यहां पे, है ना, जो सूत्र था बेटा P बाई ई सूत्र था बेटा, जहां पे P क्या था? शक्ति थी। P क्या थी बेटा? शक्ति थी। P बेटा क्या थी? शक्ति थी। और E क्या थी बेटा? वहां पे ऊर्जा थी बेटा। E क्या थी? ऊर्जा। और P क्या थी बेटा? वहां पे शक्ति थी बेटा। ये आपतित फोटोन की प्रति सेकंड संख्या थी बेटा, कि कितने प्रति सेकंड फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अगर शक्ति देखते हैं तो 2 गुना 10⁻³ वॉट है, तो 2 गुना 10⁻³ वॉट है बेटा। अगर ऊर्जा देखते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती है बेटा। एच क्या है? प्लांक नियतांक है, जो कि 6.6 गुना 10⁻⁴ होगा। और जो आवृत्ति है वो 6 गुना 10⁻14 होती है। आवृत्ति 6 गुना 10⁻14 होती है बेटा। तो यहां पे हल करोगे तो 19.8 गुना 10⁻20 हो जाती है। ये हमारे पास ऊर्जा हो जाती है। 6 18 और 1 19 इंटू 10⁻20 हो जाती है। तो 19.8 गुना 10⁻20 हो जाती है बेटा। अगर मैं इसको हल करता हूं तो हल करने पर जो हमारे पास प्रति सेकंड फोटोन की संख्या आ जाती है बेटा, लगभग आपके पास हल करने पर कितनी आ जाएगी? 5 गुना 10⁻15 आपको मिल जाती है। सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 5 गुना 10⁻15 आपके पास यहां पे प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या देखने को हमें मिल जाती है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके AIPMT 2009 में पूछा गया, जो कि अब वापिस आसान था, जो हमारी क्लासों पर ही आधारित प्रश्न था। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया, जल्दबाजी करेंगे तो आंसर सही नहीं दे पाएंगे। यहां पे पूछा गया
कि अगर V0 आवृत्ति है, दहली आवृत्ति, और से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है? थोड़ा आप मुझे बताओ। मैंने आपको दो बातें बताई थी कि किसी भी धातु से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, किसी धातु से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की संख्या है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। याद कीजिए, मैंने बोला था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ऊर्जा वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है? तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। उस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता बढ़ाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो आवृत्ति बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे समानुपाती होती है? तीव्रता पे समानुपाती होती है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है, इनकी गति ऊर्जाएं समान है, डी ब्रोगली तंत्र पूछी गई है। तो याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको डी ब्रोगली तंत्र के क्या क्या फॉर्मूले बताए थे। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको डी ब्रोगली तंत्र लिखनी हो, जब भी आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लिखनी हो, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लिखनी हो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर h/p होता है। p यहां पे संवेग होता है। संवेग को हम यहां पे द्रव्यमान गुना वेग लिख सकते हैं। इसको हम यहां पे √2m गति ऊर्जा लिख सकते हैं। और गति ऊर्जा को हम यहां पे आवेश गुना विभवांतर लिख सकते हैं। आवेश गुना विभवांतर भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा जा सकता है बेटा। ये यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग के सूत्र होते हैं बेटा, जो सारे सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बेटा। यहां पे क्या बताई गई है? गति ऊर्जा समान बताई गई है। ये क्या है? यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है बेटा, जो कि हमारे पास क्या है? समान है बेटा। किस किस के समान है? सभी के समान है। किस किस की बेटा? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और अल्फा कण की बेटा। तो अगर गति ऊर्जा यहाँ पे समान हो जाती है तो डी ब्रोगली तंत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई? H ऑलरेडी नियतांक है, ये आपने नियतांक बता दिया। तो केवल और केवल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, द्रव्यमान के केवल व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा कण है। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा कण है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp हो जाएगा, और जो अल्फा कण होता है वो 2he4 होता है बेटा। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो 4mp हो जाता है, 4mp हो जाता है। और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केवल कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केवल कितना है? 9.1 गुना 10⁻31 है, जो कि बहुत ही कम है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य देखें थोड़ा कितनी हो जाएगी? 1/√me हो जाएगी। प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य देखें तो 1/√mp हो जाएगी। और अल्फा कण की अगर तरंग दैर्घ्य देखते हैं तो 1/4mp मतलब 2√mp हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो किसका नीचे का मान सबसे कम है? जिसका मान नीचे का सबसे कम होगा उसका ऊपर का मान सबसे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होगा क्योंकि यहाँ पे दुगना भी हो गया, तो ये कम होगा, फिर तो प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य फिर ज्यादा हो जाएगी। और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगी। तो बिना कैलकुलेशंस करे हम निकाल सकते हैं अगर तरीका लगाएं तो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। फिर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वैल्यू कम होगी, तो ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा कण बेटा। तो पूछा गया किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा कण की। मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस किए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
आपका इस क्वेश्चन बैंक ने आपके नीट एग्जाम्स को क्रैक करने में, नीट 22 को क्रैक करने में कैसे हेल्प करी बेटा, और कैसे आपकी आगे हेल्प करी जाएगी। आपको क्वेश्चन बैंक में कुछ आपको लगता है कि इसमें ऐसे इंप्रूव करना चाहिए, ऐसे इंप्रूव करना चाहिए, तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आपके अपने डियर सर, आपके अपने प्रिय रविंद्र अग्रवाल सर को बेटा, जिससे हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं, आपको फिजिक्स इतनी आसान बना सकूं जिससे आपका नीट 22 में सिलेक्शन आसानी से हो सके। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।